नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आपका YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन। ये पार्ट 2 है दोस्तों। इसका जो पार्ट 1 है वो मैंने कल टेस्ट सीरीज़ मैंने अपलोड करी थी चैनल पे। आप टेस्ट सीरीज़ जो क्लास 1 है वो देख लेना, उसके बाद क्लास 2 पे पहुंचना, जो कि आज मैं वीडियो बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो दोस्तों। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 1 to 10 मैंने क्लास 1 में दे रखे थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये एम्स के लेवल के क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखना है इन्हें। तो यहाँ पे लिखा है एक चाइल्ड है, ठीक है, जो हॉस्पिटल आया है, जिसको डॉक्टर ने सस्टेन किया है कि उसे सुप्रा कॉन्डिलर फ्रैक्चर है। ठीक है, सुप्रा कॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर। फीमर का जो सुप्रा कॉन्डिलर पार्ट होता है वहाँ पे फ्रैक्चर है। ठीक है, अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा दूंगी क्लियर। ठीक है, एंड व्हेन असेसिंग फॉर द वस्कुलर इंजरी द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर द साइन ऑफ इस्चेमिया विच इंक्लूड्स। अब यहाँ बोला गया है, जब इन्होंने वस्कुलर इंजरी के लिए असेस किया तो नर्स को अलर्ट रहना चाहिए इस्चेमिया के साइन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। क्या थी, आपके सामने मैंने ये पिक्चर दिखा दी है, आप देख सकते हैं। ये फीमर है और ये टिबिया है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये नी है। ठीक है, ये आपका नी है, घुटना है ये घुटने से नीचे का हिस्सा है, ये घुटने के ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, मैंने कहाँ पे बताया था आपको फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर मैंने बताया इस एरिया में, इसे बोलते हैं सुप्रा कॉन्डिलर फ्रैक्चर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया ही सुप्रा कॉन्डिलर है, तो यहाँ पे जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो फ्रैक्चर आगे नाम जुड़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने क्लियर दिखा रखा है, यहाँ पे लिखा है ना, फ्रंट ऑफ द नी पटेला नॉट शो। ठीक है, ये नी का फ्रंट है, घुटने का सामने का है, बस यहाँ पे ना गोल गोल, यहाँ पे गोल गोल पटेला लगता है, पटेला को हटाकर ये पिक्चर दिखाई गई है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको पिक्चर से काफ़ी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। तो हम वापस आ गए हैं क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर हमें बताना होगा कि क्या साइन होंगे इस्चेमिया के, जिसके लिए नर्स को अलर्ट रहना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, इस्चेमिया के जो साइन होते हैं ना, पीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पेन, पेलर, पल्सनेसनेस, पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि जो क्लासिक साइन होते हैं इस्चेमिया के, वो रिलेटेड होते हैं वस्कुलर इंजरी के सेकेंडरी टू द लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। ठीक है, इस्चेमिया के क्लासिक साइंस हैं, ठीक है, जो वस्कुलर इंजरी से रिलेटेड होते हैं, जो कि लॉन्ग बोन में फ्रैक्चर होने से होता है, जिसके 5 पीस होते हैं। ठीक है, पी 5 होते हैं। कौन कौन से 5 पीस होते हैं? पहला है पेन, दूसरा पेलर, पल्सनेसनेस, पैरेस्थीसिया एंड पैरालिसिस। ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है एक 47 ईयर की ओल्ड क्लाइंट है जो कि जनरल सर्जरी में एडमिट हुई है, किस कंप्लेंट के साथ, कि उसका बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, बावल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है। ठीक है, अब डॉक्टर ने ऑर्डर किया है एनजी ट्यूब इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे टू एड इन बावल डिकम्प्रेशन। ठीक है, क्या पर्पस है एनजी ट्यूब डालने का? टू एड इन बावल डिकम्प्रेशन। तो यहाँ पे बोला गया है व्हेन प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट एनजी ट्यूब द नर्स मेजर फ्रॉम द। अब बोला गया है, नर्स का क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि अब तुम्हें एनजी ट्यूब डालनी है तो तुम एनजी ट्यूब को कैसे मेज़र करोगे? इंच टेप से तो मेज़र करोगे नहीं आप, जो इंच टेप हमारे हाथ में आता है ना किसी स्केल से नापोगे आप। तो उसका एक मेथड है दोस्तों, मैं आपको पिक्चर में शो कर देती हूँ। यहाँ सामने आप देख सकते हैं एनजी ट्यूब को कैसे मेज़र किया गया है। आपको गौर करने वाली बात है, जो टिप होती है ना एनजी ट्यूब की, उसे नोज़ के टिप पे लेना है। ठीक है, नोज़ के टिप से ईयर के जो लोब, जहाँ पे हम ईयर पियर्सिंग करवा के कान की बाली वगैरह पहनते हैं ना, वहाँ तक। ठीक है, नाक की टिप से लेके कान की बाली जहाँ पहनते हैं वो लोब तक,
और फिर वहाँ से लेते हुए जो नीचे का ज़िफिस्टर्नम होता है ना, सीने में नीचे हाथ लगाना, ज़िफिस्टर्नम जो हमारा नीचे का पॉइंट है ना, यहाँ तक नापना, ठीक है। तो उससे हमें एस्टिमेट हो जाएगा कि एनजी ट्यूब की क्या लेंथ रहने वाली है, कितना हमें अंदर इंसर्ट करना है, क्योंकि पूरा तो अंदर डाल नहीं सकते हैं, है ना, कोई तो लेंथ होगी ना। कम डालेंगे तो भी दिक्कत, क्या पता वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाए, कहीं दूसरी जगह चले जाए। तो इसलिए मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये तरीका है मेज़रमेंट का। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये पिक्चर अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट चलती हूँ मैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो उम्मीद है आप इसका ऑप्शन सही बता सकते हैं। राइट आंसर दिखा देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है टिप ऑफ द नोज, ईयर लोब एंड जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस, और मैंने दोस्तों गलती से ज़िफिस्टर्नम बोल दिया था, यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे यहाँ जिफॉइड प्रोसेस लिखा है, मैडम ने तो बोल दिया ज़िफिस्टर्नम, है ना दोस्तों। तो माफ़ी चाहूँगी, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो ज़िफिस्टर्नम और जिफॉइड प्रोसेस एक ही वर्ड है दोस्तों, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम मिड एपिगैस्ट्रिक एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें बोला गया है एक बेबी का अबगार स्कोर चेक कर रहे हैं। तो अबगार स्कोर जो है 1 मिनट का अबगार स्कोर जो है इन्फेंट का फाइंड क्या किया गया है। हार्ट रेट है 100 से ऊपर, रेस्पिरेटरी का इफर्ट है स्लो, इर्रेगुलर मसल टोन है, ठीक है, और सम फ्लैक्शन है एक्सट्रीमिटी के, एंड रिफ्लेक्ट्स द इरिटेबिलिटी, विग्रस क्राई है, और कलर बॉडी का पिंक है, और एक्सट्रीमिटी ब्लू पड़ी है। तो उसकी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। आपको जो पिक्चर ये टेबल है इससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको, इसलिए मैंने पिक्चर दिखा दी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, अबगार लिखा हुआ है, ए फॉर अपीयरेंस, आप समझ रहे हैं, ए फॉर अपीयरेंस, पी फॉर पल्स, जी फॉर ग्राइमेस या रिफ्लेक्स की इरिटेबिलिटी भी बोल सकते हैं, एक्टिविटी, मसल टोन और रेस्पिरेशन। ठीक है, अब बेबी में क्या क्या देखा गया था कि बेबी का जो कलर है, ठीक है, स्किन का जो कलर है वो क्या था, नॉर्मल था। ठीक है, मोर देन 100। अब आप बोलेंगे बॉडी का बेबी पिंक था, जो भी पिंक था बोलेंगे, लेकिन वो इसमें ही कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये, फिर ये पल्स था, ग्राइमेस में विग्रस क्राई था बेबी का, विग्रस क्राई आ गया, एक्टिविटी जो मसल टोन थी एक्टिव, एंड रेस्पिरेशन जो था बेबी का गुड था। तो इसका ऑप्शन है 2। ठीक है, तो इसमें नंबर कितने बन रहे हैं दिखा देती हूँ आपको मैं, 1 मिनट, एक मिस्टेक हो गई है, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार दोस्तों। हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। स्किन का कलर, सॉरी, यहाँ पे एक्सट्रीमिटी में लिखा था, बॉडी तो पिंक है बट एक्सट्रीमिटी ब्लू है, तो इसका स्कोर मिलेगा 1 मिल गया। पल्स के लिए मिलेगा 2, ठीक है, ग्राइमेस के लिए मिलेगा 2। एक्टिविटी मसल टोन जो थी बच्चे की एक्टिव नहीं थी, वो आर्म्स एंड लेग फ्लेक्स थे। ठीक है, और रेस्पिरेशन गुड नहीं थी, स्लो थी, तो स्लो के अंडर में क्या आएगा, गैस्पिंग एंड इर्रेगुलर। तो आप अगर इसे टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 2 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, आप ये टेबल देख सकते हैं ध्यान से। अब इसका राइट आंसर हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर लिखे हैं। तो उसका राइट आंसर है ए 7। ठीक है, 7 है, जैसा कि हमने काउंट किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है वो आपको टेबल समझ आई होगी दोस्तों। तो अब आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला गया है एक न्यूबॉर्न है जो रूटीन स्क्रीन के लिए आया है फॉर द फिनाइलकेटोन्यूरिया। ठीक है, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एंड जो नर्सरी की नर्स है वो इंश्योर करेगी द स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। ठीक है, अब वो स्क्रीन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए इंश्योर करेगी क्या। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D, इसमें से राइट आंसर बताना है आपको। तो उसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज आफ्टर 2 to 3 days ऑफ मिल्क इंजेक्शन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द इन्फेंट टेक इन 2 to 3 full days ऑफ मिल्क और फॉर्मूला फीडिंग टू प्रिक्लूड अ फॉल्स नेगेटिव रीडिंग। ठीक है, फॉल्स नेगेटिव रीडिंग को प्रिक्लूड करने के लिए
बेबी को 2 से 3 दिन जो है मिल्क इंजेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। यहाँ पे बोला गया है एक क्लाइंट साइकेट्रिक का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है एक क्लाइंट है जो साइकेट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है आफ्टर लवाज एंड स्टेबलाइजेशन इन द इमरजेंसी रूम। ठीक है, एडमिट हो गया साइकेट्रिक यूनिट में। इससे पहले उसने इमरजेंसी रूम में लवाज करवाया था, उसके बाद वो स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, कंप्लेंट क्या थी? ओवरडोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट का उसने ओवरडोज ले लिया था और ये इसने तीसरी बार किया था 2 साल के अंदर। 2 साल के अंदर 3 बार इसने ओवरडोज कर लिया एंटी डिप्रेसेंट का। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी उस टाइम पे नर्स की वो क्या रहेगी, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर आपको बताना होगा ABCD। assess the level of consciousness, assess the suicidal potential and observe for the sedation and hypotension, and last is orient to her room and the unit room rules। तो इसका जो आंसर बनेगा B, बिकॉज जो B है assess the suicide potential, because the suicide assessment is always appropriate for the client with the history of previous attempt। अगर पेशेंट का प्रीवियस हिस्ट्री है अटैम्प्ट का तो उसके लिए हमें सुसाइड असेसमेंट करना अप्रोप्रिएट रहेगा, बिकॉज आइदर ऑफ दिस फैक्टर प्लेस द क्लाइंट एट द हाई रिस्क, जिसकी वजह से पेशेंट को हमें हाई रिस्क पे प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर B, सुसाइडल पोटेंशियल को असेस करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है विच स्टेज ऑफ लेबर लास्ट फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द बेबी टू डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। इसमें स्टेज पूछी गई है कि वो कौन सी स्टेज है जब बेबी डिलीवर हो जाता है तब से लेके प्लेसेंटा को डिलीवर करने तक, वो कौन सी स्टेज कहलाती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन भी उसी लेवल के हैं जो एम्स में पूछे जाने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B, 3rd स्टेज। ठीक है, 3rd स्टेज में। ठीक है, 2nd स्टेज का जो एंड होता है वो बेबी का डिलीवर्ड होता है, बट जब 3rd स्टेज होता है तो 3rd स्टेज में बेबी के डिलीवर से लेके प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक का वो स्टेज रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फिर से ये मेड सर्च का क्वेश्चन है जो कि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए है। यहाँ पे बोला गया एक क्लाइंट है जिसको पोस्ट ऑपरेटिवली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हुआ होगा उसके बाद वो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे लिखा है अ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इज अटैच। अब नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट कर दी, उसके बाद इंटरमिटेंट सक्शन के लिए भी ऑर्डर कर दिया है डॉक्टर ने, और लिखा है इरीगेट एनजी ट्यूब को इरीगेट करना है विद स्टेराइल सलाइन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, मेन क्वेश्चन ये है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे अब लोग। यहाँ लिखा है Q1H एंड PRN। Q1H का मतलब होता है एवरी आर्ली। अगर यहाँ पे Q2 लिखा होता, 1 की जगह 2 लिखा होता, तो यहाँ पे इसका मतलब होता कि एवरी 2 आर्ली। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो एवरी 5 आर्ली। ठीक है, तो इसका मतलब है। और PRN का मतलब मैं बता दूँ, व्हेन नेसेसरी, जब ज़रूरत हो। ठीक है, इफ़ नीडेड एंड व्हेन नेसेसरी PRN का मतलब है। और यहाँ पे पूछा गया है द रैशनल। अब यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है कि स्टेराइल वाटर को यूज़ करने का क्या रैशनल है, एज अपोज टू यूजिंग स्टेराइल वाटर टू इरीगेट द एनजी ट्यूब को इरीगेट करने के लिए स्टेराइल वाटर क्यों यूज़ किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है चारों ऑप्शन को। उस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर A बैठेगा। वाटर विल डिप्लीट द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो वाटर होगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स को डिप्लीट करेगा, रिजल्टिंग इन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है वाटर इज़ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो पानी होता है हमारा वो एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और वो डिप्लीट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कॉज करता है व्हेन यूज्ड फॉर द नेज़ोगैस्ट्रिक इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे ये पूछा गया है, अब ये लेबर रूम ऑप्शन गायनी का क्वेश्चन फिर से आ गया है ये। ठीक है, OBG का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है अ क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू द लेबर रूम। एक क्लाइंट लेबर रूम में एडमिट हो गया है। ठीक है, एंड शी इज़ डायलेटेड 4 सेंटीमीटर, उसका 4 सेंटीमीटर डायलेट है।
अब उसे इलेक्ट्रिक फीटल मॉनिटरिंग में लगा दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी और नेसेसरी है फिजिशियन को नोटिफाई करने के लिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से राइट आंसर आपको देख के बताना होगा। इसका राइट आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्ट्रैक्शन एवरी 2 मिनट्स। ठीक है, एवरी 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आना लास्टिंग 100 सेकेंड्स। इसका रैशनल देख लेते हैं। बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन 4 सेंटीमीटर डायलेट में जो ये होना नहीं चाहिए, अगर 4 सेंटीमीटर डायलेट है, बिकॉज दीज ऑप्शन नंबर ए आर टेटनिक इन नेचर। ठीक है, these are tetanic in nature and cause the rupture of the uterus। इसलिए ये नोटिफाइंग है फिजिशियन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और काफ़ी अलग क्वेश्चन है। हर क्या नाम है, आपको मिलेंगे नहीं ये क्वेश्चन आसानी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके ये मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। यह पीपीटी आपके लिए रेडी करी है मैंने। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया MgSO4 का ड्रग से रिलेटेड है। ड्रग का रिलेटेड है, यहाँ पे बोला गया है। अब हम मैग्नीशियम सल्फेट इफेक्टिवनेस इवेलुएट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट इंडिकेट दैट द क्लाइंट वाज डेवलप्ड। अब इसमें से बोला गया कौन से सिम्टम इंडिकेट करेंगे कि पेशेंट को MgSO4 का टॉक्सिसिटी है। ठीक है, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, MgSO4 रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है। इसलिए जब भी हम पेशेंट को MgSO4 के ट्रीटमेंट पे रखते हैं, तब हम पेशेंट का बहुत ही एक्यूरेट रेस्पिरेशन ऑब्जर्व करना होता है। इसका राइट आंसर रहेगा बी, रेस्पिरेशन ऑफ 12 ब्रीथ पर मिनट। अगर ब्रीथ कम होती जा रही है पर मिनट, तो इसका मतलब है MgSO4 के टॉक्सिसिटी की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस्ड हो रहा है। इसका रैशनल भी पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, MgSO4 जो है CNS डिप्रेसेंट है। ठीक है, इट ऑल्सो रिलैक्स द स्मूथ मसल्स इफ द रेस्पिरेटरी रेट इज लेस देन 16 बीट्स पर मिनट, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी मे बी डेवलपिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। काफ़ी ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं ये। अब यहाँ पे बोला गया है एक इन्फेंट है जिसका वेट है 15 LB 15 पाउंड। 15 पाउंड मतलब 6.8 kg। ठीक है, 6 किलो 800 ग्राम 15 LB होता है। एंड जस्ट बीन ट्रीटेड फॉर द सीवियर डायरिया। उसका सीवियर डायरिया है जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब डिस्चार्ज होने पे नर्स कौन सी इंस्ट्रक्शंस देगी जिससे कि फ्लूइड रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस फॉर द पीडियाट्रिक क्लाइंट। ठीक है, कौन सी इंस्ट्रक्शन देगी फ्लूइड रिक्वायरमेंट जो भी है उसको मेंटेन रखने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी इन चारों में से बेस्ट वैल्यू है जो इंडिकेट करेगी द नर्स अंडरस्टैंड द नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट। अब नर्स को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे का नॉर्मल रिक्वायरमेंट कितना है, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ रैशनल में बताती हूँ। यहाँ पे लिखा जो नॉर्मल फ्लूइड रिक्वायरमेंट होता है पीडियाट्रिक क्लाइंट का, वो होता है 0 से 10 kg ऑफ वेट पे। ठीक है, जिसमें लिखा है 100 ml पर kg पर डे, पर kg पर डे। तो 100 ml लिखा है, पर kg कितना है आपको मैंने वेट बताया था 6.8 kg है बच्चे का। ठीक है, इज इक्वल्स टू 680 ml। ठीक है, तो बच्चे का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 680 ml पर डे बनेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन और क्लास नंबर 2 मैंने फिनिश कर दी है दोस्तों। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो और इन्फॉर्मेटिव भी होगी। इसी वीडियो को और भी आने वाली वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि और भी अपडेट्स आपसे छूट ना पाए। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कल इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगी मैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।